4 दिन तक चलने वाले इस खास त्योहार की शुरुआत नहाय खाए से होती है। इस दिन व्रती महिलाएं पवित्र नदी में स्नान करने के बाद पूजा करती हैं। इसके बाद मिट्टी के चूल्हे पर अरवा चावल, कद्दू की सब्जी और चने की दाल को प्रसाद के तौर पर बनाया जाता है। इस दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, यानी कि नहाय खाए से छठ पूजा की शुरुआत होती है और आज नहाय खाए है। छठ को सूर्य षष्ठी भी कहा जाता है। छठ के गीत आज वातावरण में गूंज रहे हैं। व्रती महिलाएं अपने व्रत की तैयारी कर रही हैं। बाजारों में खासी रौनक है। दिल्ली से लेकर बिहार तक नदियों के किनारे छठ पूजा को लेकर कई तरीके की तैयारियां की गई हैं। इसके अलावा दिल्ली के कई नदी किनारों के अलावा लोगों ने अपनी सोसाइटी में भी छोटे छोटे आर्टिफिशियल तालाब बनाए हैं, ताकि व्रती अपने घर के पास ही भगवान भास्कर को अर्घ्य दे सकें। हमारी संवाददाता मनीषा लड्डा दिल्ली में एक परिवार के बीच पहुंची है। ये परिवार हर साल छठ व्रत करता है। अदिति, हमारे साथ शशि जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं बिहार से, क्योंकि सबसे पहले बिहार के रंग देखना जरूरी हो जाता है। शशि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि, सबसे पहले तो दिखाइए, क्योंकि नहाय खाए के साथ शुरुआत हो चुकी है इस महापर्व की, तो आज सबसे पहले दिन क्या कुछ हो रहा है, बताइए। देखिए, साल भर के इंतजार का वक्त जब करीब आता है और आज से अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है। महापर्व छठ न केवल एक त्योहार है बिहार के लिए, बल्कि लोग यहाँ छठ को जीते हैं और ये हम महसूस करते हैं घर घर में जो तस्वीरें देखने को मिलती हैं। इस वक्त हम पटना के घाट पर हैं और अपने सहयोगी से कहेंगे दूर तक जहाँ कहीं भी नजर जाता है आप देख सकते हैं कि हर जगह जो प्रशासन की तैयारी है छठ घाट पर पूजा को लेकर के वो पूरी हो चुकी है। सुबह से यहाँ पर अच्छी खासी तादाद थी छठ व्रतियों की, चूंकि नहाए खाए के साथ अनुष्ठान की शुरुआत होती है और जो व्रती हैं वो अब अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। वहां जाकर के जो प्रसाद है, पहले दिन नहाए खाए का प्रसाद जिसमें कद्दू भात और चने की दाल, ये चीजें खाई जाती हैं। भगवान भास्कर को पहले प्रसाद चढ़ाया जाता है और उसके बाद छठ व्रती खुद ग्रहण करती हैं। तो आज से महानुष्ठान की शुरुआत हो गई है, महापर्व की शुरुआत हो गई है। अब कल खरना पूजा होगी और खरना पूजा के बाद जो पहला अर्घ्य है वो भगवान भास्कर को दिया जाएगा। पटना में चूंकि गंगा घाट के अंदर ही छठ का अर्घ्य देने की परंपरा रही है, तो जो लोग यहाँ मौजूद हैं ज्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि वो गंगा घाट ही आएं और यहाँ पर आकर भगवान भास्कर को अर्घ्य दें। पटना जिला प्रशासन ने बड़े तौर पे इंतजाम किया है। प्रशासनिक इंतजाम, सुरक्षा के इंतजाम, हर लिहाज से अगर कहें तो पूरी तैयारी की जा चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी दो दफे पटना के गंगा घाट का दौरा किया है, तो जाहिर तौर पे समझा जा सकता है कि सरकार के लिए भी कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये सारी चीजें। जो भी बिहार के लोग बाहर रहते हैं वो तमाम लोग छठ के मौके पे बिहार आते हैं। पटना जैसे शहर में, राजधानी में तो बड़ी जमघट होती है श्रद्धालुओं की गंगा घाटों पे और यही वजह है कि चेंजिंग रूम से लेकर के वॉच टावर तक प्रशासन के जो पुलिस पिकेट्स हैं वो भी बनाए गए हैं। लगभग 6000 पुलिस बल की तैनाती पटना में की गई है, 1000 मजिस्ट्रेट के साथ साथ। हालांकि ट्रैफिक रूट को लेकर भी कई तरह के गाइडलाइन जारी किए गए हैं। गंगा घाटों से सटे जो तमाम प्रमुख सड़कें हैं वहां पर गाड़ियों का परिचालन जो है वो छठ के अर्घ्य के दिन बहुत लिमिटेड करने की कोशिश की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। जो छठ व्रती आने वाले हैं यहाँ आराधना करने के लिए उनको परेशानी न हो, लेकिन हर जगह जो छठ के गीत हैं वो सुनाई दे रहे हैं और पूरा माहौल का बिल्कुल शशि, लौटूंगी आपके पास। लालू प्रसाद यादव छठ की तैयारियों के लिए निकले हुए हैं, सीधी वो तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नहाए खाए के साथ। आज से इस पर्व की शुरुआत हो रही है, जो कि आने वाले 4 दिनों तक चलने वाला है। प्रकृति की उपासना का ये पर्व, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छठ की शुरुआत क्योंकि आज से हो रही है, तो पूजा के लिए जाते हुए लालू प्रसाद यादव। अब शशि, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जो इस पर्व के बारे में हमें और ज्यादा जानकारी दे रहे थे। शशि, अपनी बात पूरी करें। देखिए, इस वक्त हम जेपी सेतु ब्रिज के पास हैं और आप ये ट्रेन जाती हुई देख सकते हैं, तो ये एक संकेत भी है कि बाहर से आने वाले लोग कैसे पहुंचते हैं अपने घरों को। हमने लगातार हफ्ते भर से वो तस्वीरें देखी हैं।
देश के अलग अलग हिस्सों से, चाहे वो गुजरात से आई तस्वीरें हो, चाहे वो महाराष्ट्र से आई तस्वीरें हो, या खुद दिल्ली से आने वाली जो ट्रेन हैं, उनमें जो हमने बिहारियों की तस्वीर देखी है, किसी तरह टिकट मिले या ना मिले, रिजर्वेशन मिले या ना मिले, जो ट्रेन के डब्बे होते हैं उसमें वॉशरूम के पास भी बैठ करके बिहारी पहुंचता है अपने घर पे, अपने गांव पे, क्योंकि वो छठ में ये मौका छोड़ना नहीं चाहता है। और अब सभी लोग लगभग पहुंच चुके हैं, जो नहीं पहुंचे हैं वो आज किसी भी वक्त जरूर पहुंच जाएंगे, क्योंकि सबको मालूम है कि यही वो 4 दिन हैं जिनका इंतजार पूरे साल रहता है। दिवाली के लिए कोई घर आए या ना आए, दशहरे में आए या ना आए, होली में आए या ना आए, लेकिन अगर किसी के घर पे छठ होता है तो छठ पूजा के मौके पर वो घर पे रहना चाहता है और पूरे परिवार के साथ रहना चाहता है। तो ये बड़ी अच्छी बात दिखती है। और सबसे खास बात ये, हम जहाँ कहीं भी जाते हैं रिपोर्टिंग के लिए, बिल्कुल ये त्योहार है ही इतना खास कि हर कोई इस त्योहार के लिए वापस घर पहुंचना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शशि हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल अपने दर्शकों को दिखा दें कि आज नहाय खाए से जो छठ की शुरुआत हुई है उसमें आगे किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। तो छठ को लेकर आस्था कितनी ज्यादा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपने समझा। मनीषा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके साथ में कुछ महिलाएं भी हैं। मनीषा का रुख कर लेते हैं। मनीषा, आपके पीछे मुझे व्रती महिलाएं नजर आ रही हैं। वो जो सिंदूर बिहार में लगाया जाता है वो इन महिलाओं ने लगाया हुआ है। जरा बात कीजिए और बताइए किन किन महिलाओं ने व्रत रखा है, कितना कठिन ये व्रत है, कितनी उनकी आस्था है, जानने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल गुंजन, 4 दिवसीय छठ का जो पर्व है वो आज से नहाय खाए के साथ शुरुआत हुई है और कहा जाता है कि गंगा में स्नान या फिर यमुना में स्नान जो है सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो आप देख सकते हैं लोग जो है यहाँ पे लगातार महिलाएं स्नान के लिए आ रहे। आधे से ज्यादा लोग तो घर पर ही स्नान ले रहे क्योंकि गंगा प्रदूषित है, लेकिन लोगों का मन फिर भी नहीं मानता क्योंकि गंगा यमुना सबसे पवित्र नदी है, तो वहीं पर आके स्नान करते। और ये तमाम महिलाएं जो आप मेरे पास देख रहे हैं, इन सभी ने जो है यहीं पर आके स्नान किया है, अर्घ आपने दे दिया, व्रत किया। आप लोगों की शुरुआत कितना कठिन रहने वाला है? बहुत कठिन रहने वाला है, कठिन रहने वाला है। और वो फिर अपना करते हैं हम लोग व्रत। तो आज किन किन महिलाओं ने जो है वो व्रत रखा है ये बताइए। ये सारी महिलाओं ने, हमने भी रखा है। आप लोगों ने भी रखा है। तो अर्घ जो देते हैं वही महिलाएं जो है जो व्रत रखती है वही अर्घ देते हैं ये बताइए। हाँ, वही देते हैं जो अर्घ व्रत रखते हैं, जो व्रत रखते हैं। तो अभी इन लोगों ने, आपने सबने दिया। अच्छा, घर जाके जो है आज कद्दू का सब्जी और वो बनने वाला है, कद्दू भात, कद्दू का सब्जी और चना का दाल और चावल, आज यही सब चलेगा। अच्छा, क्यों कद्दू की सब्जी क्यों बनाई जाती है? काफी शुद्ध माना जाता है। हाँ, काफी शुद्ध माना जाता है। हम सबको चने का दाल और कद्दू का सब्जी और क्या कहते चावल, आज यही सब शुद्ध माना जाता है। अच्छा, और जो पूजा की विधि, क्योंकि बहुत सी महिलाएं जो है यहाँ मुझे पूजा करते हुए दिख रही, तो वो पूजा के लिए मुझे बताओ, वो पूजा जो है वो क्यों की जाती है, क्या है पूजा? ये जमुना मैया है तो उनकी पूजा करते हैं, फिर घर में जाके भी अपना पूजा करते हैं। जो ये श्रद्धा वाला पूजा है ये तो जमुना में करते हैं। और ये जो व्रती रखे हैं तो ये तो व्रत वाले पूजा, वो अलग पूजा करते हैं। हाँ, और जमुना में जो नहा के जो पूजा करते हैं वो माता रानी जमुना मैया का पूजा हो गया, ये पूजा होती है। तो अभी आप लोग पूजा करने वाले हो या नहीं? नहीं, परवैती सब कर लिए, मैं नहीं करेंगे। अब आप लोगों ने हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लगातार जो है महिलाएं यहाँ पे स्नान करने के बाद जो है सूर्य भगवान को अर्घ दे रही है और पूजा कर रहे हैं। आप बताइए, इतने सालों से आप व्रत रख रहे हो, हर साल ये आता है, लेकिन कठिन लगता है या फिर आराम से आसानी से निकल जाता है? आसानी से निकल जाता है। परेशानी कभी नहीं लगी? परेशानी कभी नहीं। सूरज भगवान के ध्यान रखते हैं, परेशानी नहीं कुछ लगते। परेशानी नहीं लगती। एक गीत छठी मैया के लिए। गीत तो मुझे भी याद नहीं याद है। अच्छा, चलो कुछ और ये बताइए कि व्यंजन जो है आज घर में पकवान बनने वाले हैं सब। कल के लिए बने। हाँ, कल से। ठेकुआ भी कल से बनना शुरू होगा? नहीं, ठेकुआ परसों बनेगा। कल खीर बनेगा, दूध का करना है क्योंकि कल दूसरा दिन करना है। और आज घर में जाके कद्दू का सब्जी और भात बनेगा। दाल चावल सब्जी, दाल चने का सब्जी। और अच्छा, ये नहीं हुआ कि स्वच्छता और शुद्धता का प्रतीक है ये त्योहार, लेकिन गंगा जमुना जो है जिस तरीके से प्रदूषित हो रही है और वहीं आके आप लोगों ने स्नान किया, तो वो चीज नहीं लगा कि गंदगी मच रही है? नहीं, हमें कोई चीज की नहीं लगी। हमने नहाने लिया, बच्चा था, पानी अभी साफ था उस टाइम, हम लोग जो नहाए उस टाइम साफ था। अब गंदा, अब ये थोड़ा सा ना बहाव सी आती है, जैसे पानी नहाते हैं लोग तो वो बहाव सी आ जाती है, लेकिन ठीक है। बट आप लोगों ने जो सिंदूर लगा रखा है माथे पे, बेहद ही सुंदर लग रहा है, क्योंकि यही जो है बिहार की जितनी भी औरतें हैं वो ये लगाती है, लंबी उम्र की कामना। हाँ, लंबी उम्र की कामना रखते हैं। आप अभी लगता है कि अभी आप अर्घ देने वाले हैं? नहीं,
हम घर लेके जा रहे हैं। घर लेके जाने वाले। तो गुंजन, मैं एक बार आपको तस्वीरें जरूर दिखाऊंगी कि यहाँ पे तो तमाम महिलाएं, क्योंकि नहाए खाए से इस पर्व की जो है वो शुरुआत हुई है। सभी औरतें हो या पुरुष हो या बच्चे हो, सभी जो है गंगा में आके, यमुना में आके जो है डुबकी लगा रहे हैं। यहाँ पे नहाने के बाद जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पूजा की जा रही है। बट अगर मैं गंदगी की बात करूं तो काफी ज्यादा इस वक्त यमुना प्रदूषित नजर आ रही है, लेकिन लोगों का मन नहीं मानता, क्योंकि हर कोई जो है जो ये पावन जो त्योहार है, हर कोई चाहता है कि यमुना के बीचों बीच जाकर जो है सूर्य को अर्घ दिया जाए, यमुना को पूजा जाए, पूजा की जाए। देखिए, ये त्योहार जो है बहुत ही लोकप्रिय त्योहार है। क्या दिल्ली, क्या बिहार, हर जगह इसकी धूम है इस वक्त। ये बताइए कि आज जब इस त्योहार की शुरुआत हुई तो कितने बजे से लोग जो है यमुना के घाटों पे पहुंचे? अदिति, अगर मैं त्योहार की शुरुआत की बात करूं तो कहा जाता है कि जो स्नान होता है वो सूर्य उगने से पहले जो है वो किया जाता है, लेकिन सूर्यास्त होने से पहले बहुत जल्दी हो जाता है। अंधेरा आजकल जो सर्दियों का वक्त है तो नजदीक है, तो उस कारण जो है अंधेरा रहता है, तो लोग ज्यादातर आ नहीं पाते सुबह के वक्त। तो इसलिए अब अगर हम अभी के समय की बात करें तो तकरीबन 12 साढ़े 12 इस वक्त बज रहे और लोग अभी भी आकर जो है यहाँ स्नान कर रहे हैं। वैसे तो ये लोग जो है सुबह से ही इसी तरीके से आ रहे हैं, लेकिन अब पूजा में देरी हो रही है। घर जाके 12-1 बजे के बीच में कद्दू भात जो है वो बनाया जाता है और वही एक टाइम का जो है वो भोग सबके सब जो है जितनी भी व्रती महिलाएं होती है वो लेती है। तो इसलिए लोग सुबह से ही आ रहे हैं और 12 से 1 बजे तक जो है यहाँ पे आप महिलाएं देख सकते हैं यहाँ पे लगातार आ रहे हैं। लेकिन ये जो अगर मैं शुरुआत बोलूं तो ये सुबह से ही सुबह 5-6 बजे से लोगों का इस तरीके से आना शुरू होता, लेकिन बहुत से लोग जो है प्रदूषित यमुना को देखते हुए जो है घर में ही स्नान कर रहे हैं और घर पे ही पूजा करना पसंद कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको तस्वीरें दिखाओ आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा बुरा हाल है इस वक्त यमुना का। ऊपर से लगातार जो लोग पूजा कर रहे हैं वहां पे, उससे भी आधी गंदगी आप देख सकते हैं, बिकॉज लोग यहाँ पे सिर्फ डुबकी नहीं, लोग यहाँ पर आके जो है साबुन से नहाना भी पसंद कर रहे हैं, तो उसकी वजह से गंदगी जो है और बढ़ती नजर आ रही है। बट आप देखते हैं किस तरीके से जो है यमुना की यहाँ पे जो है पूजा की जा रही है, क्योंकि ये व्रत जो है नहाने के बाद ही शुरू किया जाता है। तो पहले जो है यमुना में जाके लोग डुबकी लेके स्नान करने के बाद इस तरीके से जो है यमुना की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है मनीषा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम तस्वीरों के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। देखिए, यमुना नदी का पानी गंदा है, ऐसे में कई लोग विकल्प की तलाश में हैं ताकि आराम से और साफ पानी में छठ पूजा कर सकें। ऐसे में नोएडा का सेक्टर 21 में स्थित स्टेडियम के पास कृत्रिम तालाब की व्यवस्था की जा रही है ताकि व्रतियों को पूजा करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जायजा लिया हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया ने। देखिए, दिल्ली एनसीआर में चारों तरफ छठ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। यमुना के घाट को, चाहे वो कालिंदी कुंज हो चाहे आईटीओ हो, साफ किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। लेकिन अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और यमुना में जाकर छठ पूजा नहीं करना चाहते क्योंकि पानी बहुत गंदा है, तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस भी मौजूद हैं। हम मौजूद हैं नोएडा में, नोएडा स्टेडियम में, और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से ये एक आर्टिफिशियल घाट तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर स्टेडियम के बीचों बीच इस तरह से ये घाट तैयार किया जा रहा है और तमाम छठ व्रती यहाँ भी पूजा करने के लिए पहुंचेंगे। इस घाट की जो लंबाई है वो लगभग 160 फीट के आसपास है। 40 फीट ये चौड़ा है और 4 फीट इसकी गहराई है। इसमें 10 कुंटल गुलाब और गेंदा के फूल डाले जाएंगे। सिक्योरिटी की हम बात करें तो 7 से 8 ड्रोन कैमरे होंगे इसकी निगरानी करने के लिए। 40 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और 150 से ज्यादा वॉलंटियर यहाँ मौजूद रहेंगे। हरिद्वार से 100 लीटर गंगा जल यहाँ पहुंचेगा जिसमें लोग आराम से खड़े होकर अर्घ दे सकते हैं। हमारे साथ विकास तिवारी जी हैं जो कि आयोजन मंडल से हैं। सर, क्या कुछ तैयारियां और जिस तरह की स्थिति दिल्ली में फिलहाल है पानी की, ये विकल्प ज्यादा बेहतर लग रहा है? जो भी हमारी छठ व्रत करने वाली माताएं बहनें हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप नोएडा स्टेडियम सेक्टर 21 में यहाँ पे छठ पूजा करने आइए। यहाँ पे साफ सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे 30 से 40 हम लोग चेंजिंग रूम की बना रहे हैं और जैसा आपने बताया कि अभी जो ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी कैमरे की जो व्यवस्था है पूर्ण ढंग से है। यहाँ पे 150 हमारे वॉलंटियर है और नोएडा पुलिस का पूरा सहयोग है। नोएडा पुलिस की पूरी उसमें सिक्योरिटी रहेगी। यहाँ पे किसी तरह की हर तरह का वो है। और सबसे बड़ी चीज है, देखिए एनसीआर का सबसे बड़ा छठ कुंड का आयोजन यहाँ पे हो रहा है। सबसे बड़ा छठ कुंड है ये
और जैसे आपने बताया कि अभी गंगा जल की जो व्यवस्था हो रही है, गंगा जल हरिद्वार से तो हम लोग ला ही रहे हैं, प्राधिकरण के सहयोग से यहाँ गंगा जल की पाइपलाइन डल रही है अभी, और गंगा जल का ही इसमें पानी भरा जाता है। कितने लोग अब लगभग हर साल पहुंचते हैं और साल दर साल संख्या तो बढ़ती रहती होगी? पिछली बार 30 से 40 हजार छठ व्रती आई थी यहाँ पे व्रत करने के लिए। सबके साथ 2-2, 4-4, 10-10 लोग होते हैं। तो मेरे हिसाब से पिछले बार 2 से 2.5 लाख लोग थे। इस बार छठ का कुंड भी कुछ हमने काफी बड़ा किया है, तो इस बार उम्मीद है कि और भी उससे भी ज्यादा भी संख्या में इस बार लोग आएंगे। तमाम तरह के इंतजाम व्यवस्थाएं आपको यहाँ दिखाई पड़ जाएंगी, और ये सबसे बेहतर विकल्प है कि अगर आप यमुना नदी में जाकर पूजा करना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि आप साफ सफाई में पूजा करें, तो इस तरह से आप नोएडा स्टेडियम भी पहुंच सकते हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा। छठ पर्व देश के सबसे प्राचीन त्योहारों में से एक है, जिसे आस्थावान पीढ़ी दर पीढ़ी मानते आ रहे हैं। ऐसे में छठ पर्व पर सूर्यदेव और छठी मैया की पूरी श्रद्धा और आस्था से उपासना होती है। लोक आस्था से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिसे समझकर हम इस त्योहार की विशेषताओं को अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं। सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा, जिसको कहीं सूर्य षष्ठी, कहीं डाला पूजा, कहीं डाला छठ के नाम से भी पुकारा जाता रहा है। नाम भले ही अलग अलग हैं, मगर उद्देश्य यही कि छठी माता सभी पर शुभता का आशीर्वाद बरसाएं। छठी मैया लोक आस्था का ये वो महापर्व है जिसको मनाने के लिए भगवान और भक्त के बीच तीसरा कोई नहीं। तभी तो सदियों से छठ लोक परंपरा की अनूठी छटा और संस्कारों की महक बिखेरता आया है। छठी मैया चार दिन के उपवास वाली छठ पूजा में सूर्य देवता और छठी माता की पूजा का विधान है, जिससे जुड़े कई धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और वैज्ञानिक पहलू भी हैं, जो इस त्योहार को लोक आस्था का अनूठा संगम बनाते हैं। वैसे तो सनातनी परंपरा में संतान उत्पत्ति की कामना, उसकी लंबी उम्र और आरोग्यता के लिए कई पौराणिक और लोक मान्यताएं हैं, मगर इन्हीं कामनाओं के साथ ही छठ का ये व्रत वाकई में बेहद कठिन व्रत भी है, जिसमें प्रकृति की पूजा को संतान के साथ जोड़ा गया। जहां त्रेता युग में भगवान राम और माता सीता का अयोध्या वापसी पर छठ का व्रत करने का उल्लेख है, तो पौराणिक कथाओं में भी महाभारत काल में द्रौपदी के इस व्रत को रखने का जिक्र है। वहीं प्राचीन काल में मौजूदा बिहार और झारखंड की भूमि पर प्रियव्रत राजा और रानी मालिनी का संतान के लिए ही सूर्य और देवी देवसेना यानी षष्ठी देवी की पूजा उपासना को लेकर भी पौराणिक मान्यता है। छठी मैया सकल जग तारिणी है छठी मैया। बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि छठ साल में 2 बार मनाया जाता है। पहला चैत्र शुक्ल षष्ठी यानी होली के कुछ दिनों के बाद, और दूसरा कार्तिक महीने की शुक्ल षष्ठी यानी दिवाली के कुछ दिन बाद। सूर्य, जिनको सनातनी परंपरा में ईश्वर का दर्जा मिला हुआ है, और क्योंकि धरती पर रहने वाले हर जीव को उन्हीं से जीवन और ऊर्जा जो मिलती है, इसी वजह से छठ पूजा में सूर्य उपासना का विशेष विधान है। इंसानी शरीर के लिए छठ पूजा वैज्ञानिक नजरिए से भी बेहद लाभकारी है, क्योंकि इस व्रत के दौरान सूर्य की किरणों को नमन करने से ही शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। व्रती सुबह और शाम को उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जिससे शरीर को विटामिन डी मिलता है। इसके अलावा पूजा के भोग में भी विशेष भोजन और वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जो दूसरे त्योहारों की तुलना में
प्राकृतिक होता है। मसलन गुड़ की खीर, ठेकुआ, चावल के लड्डू, चने की सब्जी, फल और गन्ना जैसी प्राकृतिक चीजें। दरअसल कार्तिक महीना ही क्योंकि सर्दियों की दस्तक देने का संकेत है, इसलिए इस दौरान नई फसल और फसलों से बने भोजन को ही सूर्यदेव और छठी मैया को भोग के रूप में लगाए जाने की परंपरा है, जो शरीर के लिए भी नुकसानदायक नहीं है। लोक आस्था के इस महापर्व में जाति धर्म वर्ग की कोई जगह नहीं। शायद इसलिए भी ये पर्व समाज को एकजुट करने वाला रहा है, एकता और भाईचारे का प्रतीक बना हुआ है। अमीर हो या गरीब, इस महापर्व में सभी बराबर हैं। सूर्यदेव की कृपा सब पर एक समान बरसती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वहीं अमेरिका में आज राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। अब देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ खास खबरें। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान है। अमेरिका के सभी 50 राज्यों में एक साथ वोट डाले जाएंगे। मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह भी है। भारतीय समय के हिसाब से आज शाम 4:30 बजे अमेरिका में मतदान शुरू होगा, जो कल सुबह तक चलेगा। मतदान खत्म होते ही वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। अमेरिकी चुनाव पर काम करने वाली विभिन्न सर्वे एजेंसियों ने दावा किया है कि इस कमला हैरिस और ट्रंप में कांटे की टक्कर है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों को लेकर रिपब्लिकन हिंदू गठबंधन के अध्यक्ष शलभ कुमार का क्या कुछ कहना है, आइए वो आपको सुनवाते हैं। अगर देखा जाए 2016 को और कंपेयर किया जाए 2016 से, उसी वहां पे उस दिन जो भी इलेक्शन डे था, उसकी मॉर्निंग पर हिलरी क्लिंटन 5 to 6 points इन पोल्स वाज अहेड। प्रेसिडेंट ट्रंप जीत गए थे। तो इस बार जो है वो नेक टू नेक है। 7 बैटलग्राउंड स्टेट्स में नेक टू नेक है। तो उससे अगर एनालिसिस किया जाए तो लगता है प्रेसिडेंट ट्रंप ही जीतेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट वोट होगी हिंदू एंड इंडियन अमेरिकन वोट्स, अबाउट 1.2 million, 1.4 million in the battleground states. That is going to decide the election. यहाँ पे इलेक्टोरल सिस्टम जो है, टोटल वोट्स जो हो जाते हैं 160 million, लेकिन ये फाइनल डिसीजन जो होता है वो बहुत कम वोट से 85,000 votes made the difference in 85,000. That's all in the upper middle Midwest of the United States. That made all the difference in 2016. So जो ये हिंदू और इंडियन अमेरिकन वोट्स जो हैं वो पोलिंग में अभी तक काउंट नहीं होते। तो इसलिए ये जो इलेक्शन जो डिसीजन होगा ये हिंदू एंड अमेरिकन वोट से ही दैट विल बी द फाइनल ब्लॉक ऑफ वोट। और इधर तमिलनाडु में अमेरिका की उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस के पैतृक गांव तिरुवुर में उनके पारिवारिक मंदिर कहलाए जाने वाले श्री धर्म सष्टा श्री सेवक पेरुमल मंदिर में उनकी जीत के लिए विशेष पूजा और हवन कराया गया। उनके गांव वाले भी कमला हैरिस की जीत की ही कामना कर रहे हैं। कमला हैरिस की जीत के लिए प्रार्थना करते हुए और पूजा करते हुए उनके पैतृक गांव के लोग आज नजर आए। खास हवन का इंतजाम किया गया था। डेमोक्रेटिक पार्टी की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस इस बार राष्ट्रपति चुनाव में अहम उम्मीदवार हैं, जिनके लिए आज खास पूजा की गई।
कमला हैरिस का उसका फादर इन लॉ नहीं, फादर नहीं, उसका एंसेस्टर्स यहाँ रहता था, पीवी गोपालन। उनका डॉटर है श्यामला, उनका हस्बैंड हैरिस है। वो लोग ये शीज वो तो कैंसर का स्पेशलिस्ट है, इसे वो तो यूएस गया, जाके वो फायदा हुआ उसका कमला। ये कमला हैरिस का 4 साल के पहले भी हम लोग इंटरव्यू के लिए आए था, आप लोग। उसी इंटरव्यू में मैं भी बोला था ये नेक्स्ट वो तो बन जाएगा, ऐसा सोच के हम बोला था। वो अभी रियलिटी में हो जाएगा, 100% हो जाएगा, क्योंकि हमको भी कुछ खबर आ रहा। ये अभी जितना पोल हुआ उसमें शी हैविंग एज ऐसा बोल रहा है। सो अभी जॉर्जिया में हो रहा है फाइनल पोल आज, वो में भी जीत जाएगा लग रहा है। इसलिए हम लोग पूजा भी रोज पूजा कर रहा है। सिंस वो उसका नोटिफिकेशन कंटेस्ट किया ना, उसी दिन से इधर स्पेशल पूजा भी चल रहा है। ये आने से हम भारत के लिए बहुत सुविधा है। इंडो यूएस रिलेशन बहुत उड़ जाएगा, ऊपर हो जाएगा। इसलिए हम लोग खुश है, हम पूरा भारत खुश होना चाहिए। देखिए, चुनावी मौसम में नेता घर घर जाकर वोट जरूर मांगते हैं। आपको अमेरिका की एक खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं। कमला हैरिस खुद चुनावी मैदान में प्रचार के लिए उतरी हैं। वो घर घर जाकर लोगों से वोट की अपील कर रही हैं। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका में चुनाव टक्कर का है। जहां ट्रंप धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कमला हैरिस भी पीछे नहीं है। कमला हैरिस ने अपने चुनावी अभियान में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो लगातार वोट की अपील के लिए लोगों के बीच पहुंचती रही हैं। वो न्यूयॉर्क के एक रेस्टोरेंट में भी गई, जहां उन्होंने लोगों से बातचीत की और उनके साथ कुछ समय बिताया। लगातार चुनावी दौड़ में शामिल कमला हैरिस अपने सहयोगियों से मिलती रही और अपने प्रशंसकों से भी लगातार मिलती रही है। ये तस्वीरें उनके एक रेस्टोरेंट विजिट की हैं, जहां पर वो लोगों से मुखातिब हुई और लोगों से बातचीत की और चुनाव से पहले लोगों से अपील की कि उन्हें ही चुनाव दिया जाए। देखिए, हमारे देश में कोई भी चुनाव हो, तारीख का ऐलान चुनाव आयोग करता है। फिर सबके सामने चुनाव से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं के लिए तारीखों की घोषणा होती है। इससे पहले पक्के तौर पर चुनाव की तारीख कोई नहीं बता सकता। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में हर 4 साल बाद होने वाले चुनाव की तारीख सबको मालूम होती है। यहां तक कि अगले 10 सालों में किस तारीख को चुनाव होने हैं, ये भी सबको पता होता है। दरअसल अमेरिका में हर 4 साल बाद नवंबर महीने के पहले सोमवार के बाद आने वाले मंगलवार को ही चुनाव होते हैं। लेकिन नवंबर महीने का पहला दिन ही अगर मंगलवार हो तो उस दिन चुनाव नहीं हो सकते। चुनाव के लिए महीना और दिन फिक्स करने के पीछे की भी ऐतिहासिक वजह है। दरअसल अमेरिका में सभी राज्यों में एक साथ राष्ट्रपति चुनाव करवाने का कानून 1845 में पास हुआ था। उस दौर में ज्यादातर आम अमेरिकी खेती बाड़ी किया करते थे। किसान आमतौर पर साल भर बिजी रहते थे, लेकिन खेती के लिहाज से नवंबर महीने के शुरुआती दिनों में किसान इतने व्यस्त नहीं रहते थे। महीना तो यूं तय हुआ, लेकिन दिन कैसे तय हुआ, अब ये जरा समझिए। अमेरिका की ज्यादातर आबादी ईसाई है। रविवार को ज्यादातर लोग चर्च जाते हैं, तो वहीं बुधवार को कई इलाकों में वीकली मार्केट भी लगता है। उस समय पोलिंग बूथ इतने ज्यादा नहीं होते थे। ऐसे में कई लोगों को पोलिंग स्टेशन पहुंचने के लिए एक दिन की यात्रा करनी पड़ती थी। ऐसे में सोमवार या गुरुवार को भी वोटिंग नहीं रखी जा सकती थी। इसीलिए मंगलवार को वोटिंग के लिहाज से सबसे सही पाया गया। लेकिन 1 नवंबर को क्रिश्चियन धर्म के लोग ऑल सेट्स डे के तौर पर मनाते हैं। ऐसे में 1 नवंबर को मंगलवार होने पर वोटिंग नहीं हो सकती थी। इसीलिए यही वजह है कि नवंबर के पहले सोमवार के बाद वाले मंगलवार को वोटिंग डे के तौर पर चुन लिया गया। अमेरिकी चुनाव से जुड़े ऐसे कई और दिलचस्प किस्से हैं जो इतिहास में दर्ज है। ऐसा ही एक किस्सा है अमेरिकी चुनाव में हाथी और गधे के शामिल होने का। जरा ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर 8 सितंबर 1960 की है। डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जॉन एफ कैनेडी कैंपेन के लिए अमेरिका के ओरेगॉन राज्य पहुंचे। यहां समर्थकों ने उन्हें घेर लिया। अपने चाहने वालों की भीड़ में कैनेडी ने कुछ ऐसा देखा कि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दरअसल कैनेडी से कुछ समर्थक अपने साथ 2 गधे लेकर आए थे।
कैनेडी ने गधों को सहलाया और उन्हें लाने वालों की तारीफ की। और चलिए अब जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए। 1960 के उसी चुनाव में कैनेडी के खिलाफ रिपब्लिकन पार्टी से रिचर्ड निक्सन उम्मीदवार थे। वे जब हवाई में कैंपेन के लिए पहुंचे तो वहां एयरपोर्ट पर ही उनका स्वागत किया गया। पेपर से बने एक बड़े हाथी ने उनका स्वागत किया था। निक्सन ने हाथी बनाने वाले की खूब तारीफ भी की थी। लेकिन हाथी और गधे के अमेरिकी चुनाव में शामिल होने का किस्सा बेहद पुराना है। दरअसल साल 1828 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से एंड्रयू जैक्सन उम्मीदवार थे। उनका मुकाबला व्हिग पार्टी के जॉन एडम्स से था। जैक्सन ने चुनाव जीतने के लिए कुछ ऐसे वादे किए जिसका एडम्स ने खूब मजाक उड़ाया। एडम्स जैक्सन का नाम बिगाड़कर उन्हें जैकैस यानी गधा कहने लगे। जैक्सन ने इसे चैलेंज के तौर पर लिया और अपने चुनावी पोस्टर्स में गधे की तस्वीर छपवाने लगे। जैक्सन वो चुनाव जीत भी गए। इसके बाद डेमोक्रेट्स ने गधों को अपने चुनावी कैंपेन का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया। फिर 1860 का दौर आया। ये अमेरिका में चुनावी साल था। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार अब्राहम लिंकन इलिनॉय राज्य में काफी मजबूती से लीड कर रहे थे। लिंकन को प्रभावशाली दिखाने के लिए अखबारों ने उनकी जगह हाथी की तस्वीर छापनी शुरू कर दी। ये पहली बार था जब रिपब्लिकन पार्टी को हाथी के तौर पर दर्शाया गया। लेकिन गधे के तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी और हाथी के तौर पर रिपब्लिकन पार्टी को पहचान देने में सबसे अहम भूमिका अमेरिका के चर्चित कार्टूनिस्ट थॉमस नेस्ट ने निभाई। उन्होंने 1870 में डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए गधा और रिपब्लिकन पार्टी के लिए हाथी के कार्टून का जमकर इस्तेमाल किया। नतीजा ये हुआ कि दोनों ही पार्टियों ने गधे और हाथी को अपनी परमानेंट पहचान बना लिया, जो अब तक जारी है। तो ये तो बात थी अमेरिकी चुनाव से जुड़े दिलचस्प किस्सों की। लेकिन अब आपको बताते हैं अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होता कैसे है। जाहिर तौर पर भारत से प्रक्रिया थोड़ी अलग है। कैसे, देखें इस रिपोर्ट में। Very simply, make America great again. अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ी हुई है। Kamala, who's grossly incompetent, broke it. I will fix it. We're going to fix it. We're going to fix it quickly. I do believe Donald Trump to be an unserious man. दोनों दल रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के उम्मीदवार अपने पक्ष में हवा का रुख बदलने के लिए जोर शोर से लगे हुए हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव की प्रक्रिया भारत के मुकाबले काफी पेचीदा और लंबी है। अमेरिकी संविधान में इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए राष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था है। ये तरीका तब वजूद में आया जब अमेरिका के संविधान निर्माताओं के 2 धड़ों के बीच समझौता हुआ। अमेरिकी संविधान निर्माताओं का एक धड़ इस पक्ष में था कि अमेरिकी संसद को राष्ट्रपति चुनने का अधिकार मिले, जबकि दूसरा पक्ष जनता की सीधी वोटिंग के जरिए राष्ट्रपति चुने जाने के हक में था। तब इलेक्टोरल कॉलेज को इन दोनों गुटों की अपेक्षाओं के बीच की एक कड़ी माना गया। अमेरिका में 2 राजनीतिक पार्टियों की व्यवस्था है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। राष्ट्रपति बनने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवार सबसे पहले एक समिति बनाते हैं। ये समिति चंदा इकट्ठा करने और संबंधित नेता के प्रति जनता का रुख भांपने का काम करती है। कई बार ये प्रक्रिया चुनाव में 2 साल पहले भी शुरू हो जाती है। आमतौर पर चुनावी साल में चुनाव प्रक्रिया जनवरी से शुरू हो जाती है और जून तक चलती है। इसे प्राइमरी कहते हैं। इस दौर में पार्टी अपने उन उम्मीदवारों की सूची जारी करती है जो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में उतरना चाहते हैं। इसके बाद दूसरे दौर में अमेरिका के 50 राज्यों के वोटर पार्टी प्रतिनिधि यानी पार्टी डेलीगेट का चुनाव करते हैं। अमेरिकी संविधान प्राइमरी स्तर पर पार्टी प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया में कोई लिखित निर्देश नहीं देता है। यही वजह है कि कुछ राज्यों में जनता प्राथमिक दौर में मतदान का इस्तेमाल न करके कॉकस के जरिए पार्टी डेलीगेट का चुनाव करती है। कॉकस वो प्रक्रिया है जिसके तहत राज्यों में स्थानीय स्तर पर बैठक कर पार्टी डेलीगेट्स का चुनाव किया जाता है।
प्राइमरी में चुने गए पार्टी डेलीगेट्स दूसरे दौर में पार्टी के सम्मेलन यानी कन्वेंशन में हिस्सा लेते हैं। कन्वेंशन में ये प्रतिनिधि पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। इसी दौर में नामांकन की प्रक्रिया होती है। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार अपनी पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनता है। अमेरिकी चुनाव के तीसरे दौर की शुरुआत चुनाव प्रचार से होती है। इसमें अलग अलग पार्टी के उम्मीदवार मतदाताओं का समर्थन जुटाने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान उम्मीदवारों के बीच टेलीविजन पर इस मामले से जुड़े मुद्दों पर बहस भी होती है और आखिरी हफ्ते में उम्मीदवार अपनी पूरी ताकत स्विंग स्टेट्स को लुभाने में झोंकते हैं। स्विंग स्टेट्स वे राज्य होते हैं जहां के मतदाता किसी भी पक्ष की ओर जा सकते हैं। चुनाव की अंतिम प्रक्रिया में इलेक्टोरल कॉलेज राष्ट्रपति पद के लिए मतदान करता है, लेकिन इससे पहले राज्यों के मतदाता इलेक्टर चुनते हैं जो राष्ट्रपति पद के किसी न किसी उम्मीदवार का समर्थक होता है। ये इलेक्टर एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं जिसमें कुल 538 सदस्य होते हैं। इलेक्टर चुनने के साथ ही आम जनता के लिए चुनाव खत्म हो जाता है।